हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं। ब्रेग्जिट के बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बनाया है और दिखाया है। इसके बाद में देखिएगा ट्रांजिशन पीरियड क्या था, यानी संक्रमण काल क्या था। संक्रमण काल किसे कहते हैं? तो ट्रांजिशन पीरियड होता है द पीरियड आफ्टर द यूके विड्रॉल वाज नॉन एज द ट्रांजिशन पीरियड। वो पीरियड जिसमें कि यूके ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया था यूरोपियन यूनियन से, लेकिन उस बीच में सेटलमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए कुछ टाइम पीरियड्स था। उस टाइम पीरियड्स को जो है क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन पीरियड। तो ये देखिएगा कि यूरोपियन काउंसिल यानी 2000 जनवरी 2018 में यूरोपियन काउंसिल एग्रीड नेगोशिएटिंग डायरेक्टिव्स फॉर द ट्रांजिशनल एग्रीमेंट, यानी संक्रमणकालीन जो व्यवस्था रहेगी, जो ये ड्यूरेशन रहेगा, जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इसमें ये व्यवस्था कैसी रहेगी, तो इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था और ये दोनों ही इस एग्रीमेंट पर सहमत हो गए थे, यूरोपियन काउंसिल एंड यूके। तो देखिएगा इसमें द पीरियड आफ्टर द यूके विड्रॉल वाज नॉन एज द ट्रांजिशन पीरियड। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, अब इस पीरियड के दौरान जो ट्रांजेक्शन पीरियड था, इनको सेटलमेंट के लिए दिया था, इनको अरेंजमेंट के लिए दिया था, द यूके वाज ट्रीटेड एज इट वाज स्टिल ए मेंबर ऑफ द ईयू। यूके को इसी तरीके से ट्रीट किया गया था, इसी तरीके से देखा गया था जैसे कि पहले इसको जो सुविधा मिल रही थी वही सब यूके में ये सुविधा थी सिटीजन्स के लिए। और इसमें जो है देखिएगा कि द ट्रांजिशन पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020 और ट्रांजिशन पीरियड खत्म कब हुआ था? 2020 में, दिसंबर 2020 में खत्म हुआ था, क्योंकि 2021 से बिल्कुल ये सेपरेट हो गया था, ट्रांजिशन पीरियड नहीं था। अब इस बीच में दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, और इस ट्रांजिशन पीरियड में जो है क्या क्या किया गया था? नंबर 1, द यूके रिमाइन पार्ट्स ऑफ द सिंगल मार्केट एंड द कस्टम यूनियन। यूके जो था वो अभी भी सिंगल मार्केट का एक मेंबर था और कस्टम यूनियन का भी एक मेंबर था पहले की तरह, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाए, जब तक इनको टाइम पीरियड दिया गया था तब तक। नंबर 2, यूके एंड ईयू सिटीजन्स कुड मूव फ्रीली इन ईच अदर्स, यानी कि एक दूसरे क्षेत्रों में यूके के जो सिटीजन्स थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में वो एक दूसरे में जा सकते थे। इसके अलावा ईयू सिटीजन्स जो थे, यूरोपीय संघ के जो मेंबर कंट्रीज़ थी, उनके जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे देशों में आ जा सकते थे एंड हैव द सम राइट्स एज बिफोर, और उनको वही अधिकार मिले हुए थे जो कि पहले थे। नंबर 3, the UK could make it trade agreements with other countries, but they could come into force until after the transition period. यूके जो है किसी भी देश के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता था, यानी व्यापार संबंधी समझौता कर सकता था, और ये नहीं था कि ट्रांजैक्शन यानी संक्रमण काल के पीरियड के बाद में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये एग्रीमेंट जो है फोर्स अंटिल आफ्टर द ट्रांजैक्शन पीरियड, और संक्रमण काल के बाद भी ये एग्रीमेंट चल सकता था। नंबर 4, द यूके रिमाइंड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एक कोर्ट है, तो अभी तक जो है वो यूके यूरोपियन यूनियन के कोर्ट के अंडर आता था। किस टाइम पीरियड तक? ट्रांजिशन पीरियड तक, संक्रमण काल तक। आप देखिएगा नेक्स्ट है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका द यूके हैड नो वोटिंग राइट्स इन ईयू इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द यूरोपियन पार्लियामेंट। लेकिन यूके के पास में एक राइट नहीं था। कौन सा राइट नहीं था? एक तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपना वोट नहीं दे सकता था, उसको वोट देने का अधिकार यूके के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, इवन यहाँ तक कि आप देखिएगा इंक्लूडिंग द यूरोपियन पार्लियामेंट, इसके अलावा यूरोपीय संसद में भी वो अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। नेक्स्ट आ जाइए, द ईयू कंज्यूमर लॉ कंटिन्यू टू अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट फ्रॉम द यूके, और यूके से आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज पर, वस्तुओं और सेवाओं को जो है उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यानी उपभोक्ता के कानून जो है उन पर अभी भी इसी तरीके से लागू होते रहे, यानी एज इट इज़ रहा, लेकिन जो उसकी वोटिंग पावर थी यूके की वो खत्म कर दी गई।
अब वो वोट नहीं दे सकता किसी भी EU इंस्टीट्यूशंस में एंड यूरोपियन पार्लियामेंट में। देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड। अब ये ट्रांजिशन पीरियड मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2020 में ये ख़त्म हो गया था, और इसके बाद में आफ्टर द इस पीरियड के बाद में अब क्या क्या चेंजेस हुए। तो इसमें देखिएगा द विड्रॉल एग्रीमेंट गारंटीज सर्टेन राइट्स फॉर द पीपल लिविंग आउटसाइड देयर कंट्रीज और ऑर्गन्स। उनको राइट्स जो है विड्रॉल के बाद में जो है वो राइट्स अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रह रहे थे उनको राइट्स तो दिए गए। द फॉलोइंग पीपल्स कैन कंटिन्यू टू वर्क और स्टडी इन देयर होस्ट कंट्री विद द सेम कंडीशंस एज बिफोर। और जो लोग दूसरे देशों में रह रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के अदर कंट्री में रह रहे थे, यूके के लोग या फिर यूरोपियन यूनियन के लोग जो रह रहे थे, उनको जो है ये सारे लॉज कंज्यूमर राइट्स दिए गए उनको, और इसके अलावा उनकी स्थिति जो है इसी तरीके से बनी रही। लेकिन सेम कंडीशन कैसे लोगों के लिए थे ये अधिकार? EU सिटीजन्स लॉफुली वर्किंग इन द UK बिफोर द एंड ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। जो ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल से लोग जो है कानूनी रूप से यूरोपियन यूनियन की कंट्री में रह रहे थे, कानूनी रूप से रह रहे थे। देखिएगा ये लॉफुली वर्किंग, कानूनी रूप से काम कर रहे थे, तो उनके लिए वही सब रूल्स रेगुलेशंस रहे। नंबर 2, UK नेशनल्स lawfully working in an EU members states before the end of the transition period। तो नेशनल्स अदर यानी यूके नेशनल्स, यूके के लोग भी उसी तरीके से उन अधिकारों का प्रयोग करते रहे। नंबर 3, देयर रेलिवेंट फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द होस्ट कंट्री। जो उनके फैमिली मेम्बर जो दिसंबर 2020 से पहले से रह रहे थे, उनकी फैमिली मेम्बर चाहे वो सन है या डॉटर है या ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, यानी ऑल ओवर द रेलिवेंट फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग जो पहले से रह रहे थे, जो 2020 के बाद आए वो नहीं, जो दिसंबर 2020 से पहले से रह रहे थे उनको वो अधिकार दिए गए। और लेकिन साथ में लीगली कानूनी रूप से सारे कागजों समेत रह रहे थे, सारे पेपर जो है उन समेत रह रहे थे। इसके बाद देखिएगा दे विल कीप ऑल देयर वर्कर्स राइट बेस्ड ऑन द EU लॉ। और यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार उनको सारे अधिकार मिले। फॉर एग्जाम्पल दे विल कीप, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा द राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि वो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द नेशनलिटी एज रिगार्ड्स, उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर। मान लीजिए वो यूके के नागरिक हैं, लेकिन उनको उस नेशनलिटी के आधार पर किसी भी तरीके से और सिटीजन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2 आ जाता है द राइट टू टेक अप एंड परस्यू वर्क इन द सेम वे एज नेशनल्स ऑफ द होस्ट स्टेट्स। और जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको राइट टू टेक अप, और उनके राइट्स जो है काम करने के अधिकार जो हैं वो भी इसी तरीके से रहेंगे। द राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस अंडर द सेम कंडीशंस एज द नेशनल्स ऑफ द होस्ट स्टेट्स। और जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, ऐसे मेज़बान देशों में रह रहे हैं, तो उन्हें राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार भत्ता जो भी है, जो बेरोज़गारी भत्ता है वो भी उनको दिया जाएगा। बेरोज़गारी से संबंधित जितने भी राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस यानी इससे संबंधित, बेरोज़गारी से संबंधित जितने भी भत्ते और अधिकार हैं वो सब उनको दिए जाएंगे। नेशनल्स ऑफ द होस्ट स्टेट्स। नंबर 4 देखिएगा द राइट टू सोशल एंड टैक्स एडवांटेजेस। और इसके अलावा जो लोग वो रह रहे हैं 2020 से पहले, उन लोगों को इसी तरीके से सामाजिक अधिकार भी दिए जाएंगे, सोशल राइट्स दिए जाएंगे एंड टैक्स एडवांटेज। और टैक्स यानी करों में जो भी छूट है या फिर जो भी ज़्यादा टैक्स लगे हैं या कम टैक्स हुए हैं वो सारे एडवांटेज जो है उनको दिए जाएंगे। नंबर 5 द राइट टू जॉइन ए यूनियन। इसके अलावा वो उस देश में रहते हुए कोई सी भी यूनियन, किसी भी संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हाउसिंग राइट्स दिए गए, लेकिन उस हाउसिंग राइट्स के लिए जो है उनको कुछ कंडीशन जो है उनके साथ में अप्लाई की गई। उसमें अप्लाई फॉर ए न्यू रेजिडेंस स्टेटस,
फॉर एग्जांपल अप्लाई फॉर ए न्यू रेजिडेंस स्टेटस। ये न्यू रेजिडेंस स्टेटस उन्हें इसलिए लेना पड़ा, यानी कि उन्हें एक आवेदन करना पड़ा वहाँ पर रहने के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए। किस लिए? टू सिक्योर द राइट्स, अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनको ये न्यू रेजिडेंस स्टेटस जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ा। इसके अलावा उनको जो है उनकी रिक्वेस्ट उनसे ये कहा गया कि न्यू रेजिडेंस रिक्वेस्ट जो है वो आप डालिए। डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आप चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर राइट्स चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है रेजिडेंस स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आप देखिएगा कि ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखिएगा नंबर 7, द राइट फॉर देयर चिल्ड्रन टू एक्सेस एजुकेशन। उनके उनके जो भी बच्चे थे उनको शिक्षा का पूरा अधिकार था, उनको शिक्षा का अधिकार था। अब इसके बाद में अभी आ जाता है कि ये तो कंडीशन ऐसी ही रही फिर, लेकिन 2020 से पहले वालों के लिए रही है। जो 2020 से पहले कानूनी रूप से लीगली जो है वो वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इसके बाद में 1 जनवरी 2021 में क्या चेंजेस हुए? इसमें सबसे पहले तो जो है चेंजेस जो हुए वो ये हुए कि यूके के लोगों को या यूके से सामान जो मंगवाया जाने लगा उस पर दे हैव टू पे टैक्सेस एंड द ड्यूटीज़, दे हैव टू पे, यस। तो उन्हें पे करना पड़ा, किस चीज़ के लिए? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ा, जैसे कि है ना सच एज कस्टम ड्यूटीज़ एंड द वैट और कस्टम ड्यूटी जो है वो देनी पड़ी। इसके अलावा ऑनलाइन जो भी सामान मंगवाया जाता था, चाहे वो रिलेट करता था कि आपकी गुड्स कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग गुड है या फिर कंज्यूमर गुड्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वैल्यूएबल टैक्स लगाया गया, वैट लगाया गया। और इसके अलावा जो टैक्स है वो भी उसमें कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ी। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो भी सामान मंगवाया गया उसके लिए भी टैक्सेस जो है वो देने पड़े। और इसके साथ ही जो है प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन में नो लॉन्गर अप्लाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था वो अब उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता था जो 2020 के बाद थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उनके लिए लागू नहीं होता था, पहले वालों के लिए लागू होता था। तो विल सेट डाउन इन द यूके लॉ, लेकिन वो लागू होता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए लागू होता था? जो कि सिर्फ यूके में जो रह रहे हैं उनके लिए लागू होता है, यूके का लॉ उनके लिए लागू होता था। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजैक्शन पीरियड जो है ये यहाँ पर एंड हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो मालदीव पर मैं आपको बनाऊँगी। तो हैव ए नाइस डे, अगली वीडियो तक।